स्वागत है आप सभी का यथार्थ दर्पण के इस ऑनलाइन मंच पर। मेरा नाम है आकिफ सैफ़ी। आज से हम लॉजिकल रीजनिंग शुरू करते हैं। जो फर्स्ट पेपर है उसकी हमने टीचिंग एप्टीट्यूड की एक कक्षा की है और उसको कंटिन्यू करेंगे, डेली कक्षा करेंगे उसकी। आज से लॉजिकल रीजनिंग शुरू करते हैं, एक कक्षा इसकी डेली करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, यूजीसी के पाठ्यक्रम में जो रीजनिंग का सिलेबस दिया हुआ है, लॉजिकल रीजनिंग का जो सिलेबस दिया हुआ है, उसमें पश्चिमी जो वेस्टर्न फिलॉसफी है उसका अंश है। इसके अलावा भारतीय तर्कशास्त्र है, इंडियन लॉजिक है, जो बहुत गूढ़ है, जिसको समझना बिल्कुल आसान नहीं है। तो उसको एकदम से आसान कर देंगे, ऐसा नहीं है, बहुत आसान है। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट है, अर्थात जो तर्क है उसकी संरचना, स्ट्रक्चर मतलब संरचना, और फिर उसमें अनुमान लगाया हुआ है हमारा। अनुमान में फिर हेतुआभास है, यानी वेन डायग्राम है, और एनालॉजी है, यानी एनालॉजी मतलब सादृश्यात्मक तथ्य हैं कुछ, ये है। और प्रमाण हमें पढ़ना है, यानी अनुमान, प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान, शब्द इत्यादि कुछ प्रमाण उसमें लगाए हुए हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग का ये सिलेबस है। इसमें जो पहला टॉपिक दिया हुआ है वो दिया हुआ है टाइप्स ऑफ रीजनिंग, अर्थात तर्क के प्रकार। तो वहीं से शुरू करेंगे, एकदम जो पहला पॉइंट है वहीं से शुरू करेंगे। जो पहला जो टॉपिक दिया हुआ है वह है टाइप ऑफ रीजनिंग, तर्क के प्रकार। तो वहीं से शुरू करते हैं, चलिए। यदि आप सभी चलो शुरू करते हैं। यदि हम फोटो सही आ रहा है, इधर लगा लें। यदि हम बात करें किसकी, टाइप्स ऑफ रीजनिंग की, तो मुख्य रूप से 6 प्रकार की रीजनिंग हम पढ़ते हैं। ये कहाँ से आ गया? 6 प्रकार की रीजनिंग की चर्चा मुख्य रूप से होती है। टाइप्स ऑफ रीजनिंग की जब हम बात करते हैं तो 6 प्रकार की रीजनिंग आती है उसमें। पहली जो रीजनिंग का प्रकार है वह है निगमनात्मक तर्क। निगमनात्मक तर्क को इंग्लिश में डिडक्टिव कहा गया है, यानी निगमनात्मक डिडक्टिव, और आगमनात्मक तर्क जो है उसको इंडक्टिव कहा गया है। आगमनात्मक को इंडक्टिव रीजनिंग कहा गया है और निगमनात्मक जो है उसको डिडक्टिव कहा गया है। तो 6 प्रकार के हैं ये, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है निगमनात्मक तर्क, दूसरा है आगमनात्मक तर्क, तीसरा है अपवर्तनात्मक तर्क, चौथा है सादृश्यात्मक तर्क, और जो पांचवा है तथ्यात्मक तर्क, और जो छठा है वह है काल्पनिक तर्क। इसको हाइपोथेटिकल रीजनिंग कहा गया है। तो एक एक करके इनके इंग्लिश के अर्थ भी समझेंगे और पूरा जो इसका विषय है समझने का प्रयास करेंगे। निगमनात्मक तर्क में, अच्छा मैं लिख देता हूँ, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पहली जो टाइप ऑफ रीजनिंग हमें दी गई है, इसको इधर ही लगाओ। पहली जो टाइप ऑफ रीजनिंग हमें दी गई है, कलर देख लेते हैं। जो पहली है वह है, इतना बड़ा ठीक है ना, फॉन्ट क्लियर है ना ये? चलो, पहली जो रीजनिंग है उसका जो प्रकार है वह निगमनात्मक तर्क। क्या है? निगमनात्मक तर्क। दूसरा जो है प्रकार वह है आगमनात्मक तर्क। आगमनात्मक तर्क। तीसरा जो प्रकार है रीजनिंग का वह है अपवर्तनात्मक तर्क। क्या है? अपवर्तनात्मक तर्क। और चौथा जो प्रकार हमारा दिया हुआ है वह है सादृश्यात्मक या दृश्यात्मक, यानी दृश्यात्मक कह सकते हैं, ठीक है। दृश्यात्मक कहिए या सादृश्य ज़्यादा सही रहेगा, सादृश्यात्मक तर्क। और जो पांचवा प्रकार है वह है हमारा तथ्यात्मक तर्क। तथ्यात्मक तर्क। और जो छठा प्रकार रीजनिंग का दिया हुआ है वह है काल्पनिक तर्क। काल्पनिक तर्क। अब यह जो है निगमनात्मक तर्क, इसको इंग्लिश में कहा गया है, इंग्लिश में, अच्छा, इसको डिडक्टिव रीजनिंग कहा गया है। इंग्लिश में कहते हैं डिडक्टिव, और आगमनात्मक तर्क जो है इसको इंडक्टिव कहा गया है। इसको डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं, इसको इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं, और इसको अपवर्तनात्मक को कहते हैं अबडक्टिव रीजनिंग कहते हैं इसको।
और सादृश्यात्मक को कहते हैं एनालॉगिकल रीजनिंग। एनालॉगिकल रीजनिंग कहते हैं। तथ्यात्मक को बोलते हैं फैक्चुअल रीजनिंग, और जो काल्पनिक तर्क है इसको हाइपोथेटिकल रीजनिंग कहा गया है। तो ये इसके इंग्लिश में नाम हो गए, आप चाहें तो इनको पूरा लिख सकते हैं। तो हिंदी माध्यम से पढ़ रहे हैं, हमारा माध्यम हिंदी है, तो इंग्लिश पर इतना खास फोकस नहीं है। सबसे पहला जो तर्क हमारा दिया हुआ है वह निगमनात्मक, फिर दूसरा आगमनात्मक, तीसरा अपवर्तनात्मक, चौथा सादृश्यात्मक, पांचवा तथ्यात्मक और काल्पनिक तर्क जो छठा है। यानी इसको हाइपोथेटिकल कहा गया है, काल्पनिक को, तथ्यात्मक को फैक्चुअल कहा गया है, सादृश्यात्मक को एनालॉगिकल कहा गया है या एनालॉग्स कहा गया है। इसके अलावा जो अपवर्तनात्मक तर्क है इसको अबडक्टिव कहा गया है, आगमनात्मक को इंडक्टिव कहा गया है, निगमनात्मक को डिडक्टिव कहा गया है। तो ये इतने सारे जो तर्क हैं वो आपको समझ में आए होंगे। तो इसमें जो हमें पढ़ने हैं, जो हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं, वो कौन कौन से हैं, मैं एक बार रोशनी डालता हूँ उन पर। जो देखिए पहला तर्क है ये वाला जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, जो हमें पढ़ना है। दूसरा है ये वाला इंडक्टिव रीजनिंग जो हमारे सिलेबस में पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, जो हमें पढ़ना है। और तीसरा है ये वाला जो हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है और जो हमें पढ़ना है। तो ये 3 तर्क हैं, 3 प्रकार की रीजनिंग है जो हमारे सिलेबस में है और जिनका हमें विस्तार से अध्ययन करना है। तो चलिए एक एक करके तीनों रीजनिंग को ख़त्म करेंगे। आज जो हमारा विषय है वह है निगमनात्मक तर्क। तो आज हम केवल निगमनात्मक तर्क की बात करेंगे। काफ़ी प्रौढ़ विषय है, लंबा विषय है, तो फैक्चुअल चीज़ें हैं, इनको देखते जाएंगे। अब देखते हैं, सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं निगमनात्मक तर्क, डिडक्टिव रीजनिंग। निगमनात्मक तर्क, इसको इंग्लिश में डिडक्टिव रीजनिंग कहा गया। निगमनात्मक तर्क को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। अच्छा, इसकी जो पारिभाषिक शब्दावली है जो किताबों में हमें मिलती है वह मिलती है सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर। क्या मतलब है इस बात का, इस लाइन का क्या मतलब है? यदि आपने ये वाली लाइन समझ ली तो समझिए निगमनात्मक तर्क आपका एकदम खत्म। कुछ भी नहीं है निगमनात्मक तर्क में, बस यही लाइन है जिसको हमें अच्छी प्रकार से समझना है। इसी लाइन ने इस निगमनात्मक तर्क को, डिडक्टिव रीजनिंग को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। यदि हमने इस लाइन को डिकोड कर दिया तो हम पूरे निगमनात्मक तर्क को समझ जाएंगे। देखिए क्या होता है सामान्य। सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य। इसको इंग्लिश में जर्नल कहा गया है, जर्नल, या इसको हिंदी में लिखते हैं जर्नल। सामान्य को जर्नल या इसको क्या कह सकते हैं, और चलिए जर्नल, और विशिष्ट को कहते हैं पर्टिकुलर, यानी पर्टिकुलर। तो देख लेना, इंग्लिश वगैरह हो सकती है गलत हो, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, लेकिन पर्टिकुलर कहते हैं, जर्नल टू पर्टिकुलर ऐसा कहते हैं, जर्नल टू पर्टिकुलर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य क्या है? सामान्य को कहा गया है यूनिवर्सल, 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 या इसको हिंदी में सार्वभौमिक कहा गया है, सार्वभौमिक कहा गया है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिवर्सल कहते हैं, और हिंदी में सार्वभौमिक कहा गया है। सार्वभौमिक का मतलब है सभी, जिसमें सभी की बात की जाए। सभी का मतलब है ऑल, जिसमें ऑल की बात की जाए, जिसमें सभी की बात की जाए, उसको सामान्य कहा गया है, उसको यूनिवर्सल कहा गया है, उसको सार्वभौमिक कहा गया है। तो इतने सारे नाम मैंने आपको बता दिए। तो सामान्य का मतलब है सामान्य, जिस पर एक समान नियम लागू होता है। या जब हम किसी सिद्धांत की, किसी नियम की, किसी कानून की अप्लाई करने की बात करते हैं तो हम उसको निगमनात्मक तर्क के अंतर्गत रखते हैं। या हमसे कहा जाए कि नियम बनाना, सिद्धांत बनाना, कानून बनाना, उनको अप्लाई करना, जो नियम, सिद्धांत, कानून बनाए गए हैं उनको जब हम अप्लाई करते हैं तो वो किस में आता है, डिडक्टिव में आता है या इंडक्टिव में आता है? तो आपको याद रखना है कि वो निगमनात्मक में आता है, यानी डिडक्टिव रीजनिंग का हिस्सा है। अब क्या है सामान्य से विशिष्ट की ओर? मैं एक आर्ग्यूमेंट लिखता हूँ, यहाँ पर एक कथन लिखता हूँ। कथन ले लेते हैं कोई भी। सभी लड़कियाँ सुंदर हैं, सभी लड़कियाँ सुंदर
होती हैं, सभी लड़कियां सुंदर होती हैं, ये मैंने एक प्रीमिसिस दी है नी। मान लेते हैं ये प्रीमिसिस है, प्रीमिसिस एक मान लेते हैं इसको, हम प्रीमिसिस दो लेते हैं। कोई एक नाम ले लेते हैं किसी लड़की का, जैसे कल्पना ले लेते हैं। कल्पना एक लड़की है, ये मैंने दूसरी प्रीमिसिस की बात की। पहला कथन है ये, अच्छा प्रीमिसिस को हिंदी में कथन कहते हैं, ये भी कथन है, ये कथन दो है, ये कथन एक है, ध्यान रहेगा, ये कथन दो है, ये कथन एक है। तो कथन एक क्या है? कथन एक है सभी लड़कियां सुंदर होती हैं, ये मैंने पहला आर्ग्यूमेंट दिया। दूसरा आर्ग्यूमेंट देता हूं मैं, कल्पना एक लड़की है। अब मैं निष्कर्ष की बात करता हूं, कंक्लूजन की बात करता हूं, निष्कर्ष की बात करता हूं, तो मैं निष्कर्ष देता हूं कल्पना एक लड़की है। अब मुझे बताओ, मैं यहां पर सामान्य से विशिष्ट की ओर गया कि नहीं गया? देखिए मैंने सभी की बात की, जर्नल टू पर्टिकुलर। जर्नल टू पर्टिकुलर, जर्नल का मतलब है सार्वभौमिक, जो नियम सब पर लग रहा है, सब पर अप्लाई हो रहा है, सभी पर एक समान जो नियम लग रहा है उसको कहा गया सार्वभौमिक। मैंने कहा सभी लड़कियां सुंदर होती हैं, ये एक सार्वभौमिक आर्ग्यूमेंट है। ये एक कैसा आर्ग्यूमेंट है? ये एक यूनिवर्सल आर्ग्यूमेंट है जो सभी पर लागू होता है। मैंने कहा सभी लड़कियां सुंदर होती हैं, ये एक यूनिवर्सल आर्ग्यूमेंट है। कैसा है, कैसा कथन है? यह एक सार्वभौमिक कथन है। सार्वभौमिक कथन है कि नहीं है? मैंने कहा सभी लड़कियां सुंदर होती हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा सभी लड़कियां सुंदर होती हैं। फिर उसके बाद मैंने दूसरे प्रीमिसिस में, दूसरे कथन में कहा कल्पना एक लड़की है। मैंने दूसरे कथन में क्या कहा? कल्पना एक लड़की है, और उसके आधार पर मैंने कंक्लूजन निकाला कि कल्पना एक लड़की है। नहीं, अच्छा मैंने गलत, कल्पना सुंदर है, अच्छा मैं यहाँ पर गलती कर दी मैंने, माफ़ करना, ये मैंने गलती कर दी यहाँ पर। चलिए सुधार लेते हैं इसको, कल्पना सुंदर है ऐसा लिख लेते हैं, कल्पना सुंदर है, ठीक है। अब देखिए ये कैसा स्टेटमेंट दिया मैंने? ये मैंने एक सामान्य स्टेटमेंट दिया, जर्नल स्टेटमेंट दिया। अब जर्नल स्टेटमेंट के आधार पर मैं एक कंक्लूजन पर पहुंचा, और वह जो कंक्लूजन था वो किसी विशिष्ट आदमी के लिए था, एक विशिष्ट व्यक्ति के लिए था। तो हम सामान्य से जब हम विशिष्ट की ओर जाते हैं, सामान्य नियम जो बनाया गया है उसको जब हम चेक करते हैं, सामान्य नियम जो है उसको जब हम चेक करते हैं या उसकी जांच करते हैं, उसकी पड़ताल करते हैं, जो नियम जो कानून बना दिया गया है, जब हम उसकी अप्लाई की बात करते हैं, जब उसके जांचने की बात करते हैं, उसके परखने की बात करते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं? ये जो आती हैं ये निगमनात्मक तर्क के अंतर्गत आती हैं, डिडक्टिव रीजनिंग के अंतर्गत आती हैं। बात समझ में आ रही है? बात एकदम क्लियर समझ में आ रही है कि नहीं? जब हम सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं, मैंने कहा सभी लड़कियाँ सुंदर होती हैं, ये एक सामान्य आर्ग्यूमेंट है। ये कैसा प्रीमिसिस है? एक क्या कह सकते हैं, यूनिवर्सल प्रीमिसिस है, यानी सामान्य कथन है। लेकिन यह जो आर्ग्यूमेंट है इसको मैंने चेक किया किसी एक पर्टिकुलर पर, एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशिष्ट पर मैंने इसको चेक किया, तो यह जो रीजनिंग का प्रकार हुआ ये क्या हुआ? निगमनात्मक हुआ, क्योंकि मैं सामान्य से विशिष्ट की ओर गया। सामान्य से किसकी ओर गया? विशिष्ट की ओर गया। अभी यहाँ पर डिडक्टिव रीजनिंग की मैं थोड़ी सी बात करता हूँ विषय को क्लियर करने के लिए, वरना डिडक्टिव रीजनिंग हम इसके अगले भाग में पढ़ेंगे। मैं इंडक्टिव की बात कर रहा था, यानी मैंने डिडक्टिव रीजनिंग बताई आपको, मैंने डिडक्टिव रीजनिंग बताई, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा आगमनात्मक तर्क की बात करता हूँ, यानी इंडक्टिव रीजनिंग की बात करता हूँ, ताकि आगमनात्मक तर्क और जो निगमनात्मक तर्क है इसमें आपको फर्क महसूस हो जाए। मैंने कहा मैं प्रीमिसिस देता हूँ, प्रीमिसिस नंबर 1, राम मरणशील है। उसके बाद मैंने कहा प्रीमिसिस 2, सोहन मरणशील है। अच्छा सोहन मैंने गलत लिखा है, मैं लिखता हूं सोहन मरणशील है। फिर मैं तीसरा प्रीमिसिस देता हूं, तीसरा प्रीमिसिस भी ले लेते हैं, राम मरणशील। पहला प्रीमिसिस दिया मैंने, राम मरणशील है, सोहन मरणशील है, और फिर एक और स्टेटमेंट ले लेते हैं, भरत मरणशील है, मरणशील है। अब उसके बाद मैं निष्कर्ष पर जाता हूं, कंक्लूजन निकालता हूं। कंक्लूजन क्या निकाला मैंने?
मैं कंक्लूजन निकालता हूँ कि संसार के सभी लोग मरणशील हैं, मरणशील हैं। अब मुझे बताइए, यहाँ पर मैं विशिष्ट से सामान्य की ओर गया हूँ। राम एक विशिष्ट व्यक्ति है कि नहीं है? राम मरणशील है। मैंने चेक किया, राम क्या है? राम मरणशील है। अच्छा, राम मर गया, फिर उसके बाद मैंने कुछ समय के बाद देखा सोहन भी मर गया, फिर मैंने उसके कुछ समय के बाद देखा भरत भी मर गया। तो इसके आधार पर, एक विशिष्ट स्टेटमेंट के आधार पर मैंने कंक्लूजन निकाला कि जिस प्रकार से राम मर गया, जिस प्रकार से सोहन मर गया, जिस प्रकार से भरत मर गया, उसी प्रकार से संसार के जितने भी प्राणी हैं वो सब मर जाएंगे, वो सब के सब क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। तो मैं पर्टिकुलर से, एक विशिष्ट से सामान्य की ओर गया। मैंने जो स्टेटमेंट में जो निष्कर्ष निकाला वो एक पर्टिकुलर से जर्नल की तरफ आया। मैं पर्टिकुलर से जब जर्नल की तरफ आएंगे तो कौन सी रीजनिंग? पर्टिकुलर से जब हम जर्नल की तरफ आएंगे तो आगमनात्मक तर्क, इंडक्टिव रीजनिंग। लेकिन जब हम सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएंगे तो वो कैसा? डिडक्टिव रीजनिंग। इसमें नियम कानून बनाने की बात होती है। राम, देखिए मैंने यहाँ पर एक सिद्धांत बना दिया। मैंने सिद्धांत बनाया नहीं बनाया? देखिए राम मरणशील है, मैंने देखा। फिर उसके बाद मैंने कुछ समय के बाद देखा सोहन भी मरणशील है, सोहन भी मर गया। फिर मैंने उसके कुछ समय के बाद देखा भरत मरणशील है, भरत भी मर गया। और इसके आधार पर मैंने कंक्लूजन निकाला, मैंने एक सिद्धांत बना दिया कि जिस प्रकार से राम मर गया, जिस प्रकार से सोहन मर गया, जिस प्रकार से भरत मर गया, उसी प्रकार से संसार के सभी लोग मर जाएंगे। एक ना एक दिन संसार के सभी लोग मर जाएंगे। ये मैंने एक सिद्धांत बना दिया, एक नियम बना दिया, एक कानून बना दिया। समझ में आया? तो नियम कानून सिद्धांत जब बनाने की बात आएगी तो इंडक्टिव, सही बोला हूं ना मैं? हाँ, इंडक्टिव रीजनिंग यानी आगमनात्मक तर्क। और जब नियम कानून सिद्धांत इनको अप्लाई करने की बात आएगी, इनको चेक करने की बात आएगी, इनको जांचने की बात आएगी, इनको परखने की बात आएगी, की बात आएगी, इनके मूल्यांकन की बात आएगी, तब क्या होगा? तब होगा डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्ट हो रहा है, नहीं उसको चेक किया जा रहा है। समझ में आ रहा है? अरे इतनी चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सबसे पहले हमने देखा निगमनात्मक तर्क। निगमनात्मक तर्क कैसा है? जो सामान्य से विशिष्ट की ओर जा रहा है। सामान्य से कहाँ जा रहा है? सामान्य से विशिष्ट की ओर जा रहा है, उसको कहते हैं निगमनात्मक तर्क। जैसे मैंने कहा क्या? मैंने कहा सभी लड़कियां सुंदर होती हैं। फिर मैंने कहा कल्पना एक लड़की है, अतः कल्पना सुंदर है। ये कैसा आर्ग्यूमेंट है? ये कैसा है? पहचानना आना चाहिए आपको। यदि ऐसा आर्गुमेंट दे दिया गया या ऐसी बात कह दी गई कि यह बताइए कि नियम बनाना, सिद्धांत बनाना, कानून बनाना, ये किस, देखिए ये रिसर्च में भी आता है, ये टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आता है और ये लॉजिकल रीजनिंग में भी आता है। तो इतना महत्वपूर्ण है। यदि आपने इस शब्द को समझ लिया, इस शब्द को अपनी बुद्धि में बुद्धिस्ट कर लिया, बैठा लिया, सीख लिया, तो समझिए टीचिंग में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, रिसर्च में इसकी ज़रूरत पड़ेगी और लॉजिकल रीजनिंग में ज़रूरत पड़ेगी। तो जब कभी भी नियम कानून सिद्धांत बनाने की बात आएगी तो आगमनात्मक तर्क, और जब अप्लाई करने की बात आएगी, जाँच करने की बात आएगी, परखने की बात आएगी, मूल्यांकन की बात आएगी तो डिडक्टिव यानी निगमनात्मक तर्क। समझ में आ रहा है? निगमनात्मक तर्क अर्थात निगमन, निष्कर्ष यहां से निकल जाता है, यहां से निष्कर्ष निकलता है। देखिए निष्कर्ष क्या निकला? बताइए। मैंने कहा निष्कर्ष क्या निकला? मैंने कहा सभी लड़कियां सुंदर होती हैं। फिर मैंने कहा कल्पना एक लड़की है। तो यहां से निष्कर्ष निकला ना, यहां से निष्कर्ष निकला, कल्पना सुंदर है। यह निष्कर्ष इससे निकल गया, इसलिए यह कैसा है? निगमनात्मक तर्क है। यह इंडक्टिव रीजनिंग है। इंडक्टिव का मतलब है इसी में ही जो निष्कर्ष है वो छुपा हुआ है, इसी में ही इनबिल्ड है। निष्कर्ष कैसा है? प्रीमिसिस में ही है। निष्कर्ष कहाँ है? प्रीमिसिस में ही है। समझ में आया? तो यह कैसा है? निगमनात्मक है। आगमनात्मक का मतलब है, आगमनात्मक का मतलब क्या है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब आगमनात्मक तर्क की बात करते हैं, आगमनात्मक का मतलब है जब हम इंडक्टिव रीजनिंग की बात करते हैं, तो इंडक्टिव रीजनिंग में हम कैसे जाते हैं? एक पर्टिकुलर से जर्नल की तरफ जाते हैं। पर्टिकुलर टू जर्नल इज इक्वल टू आगमनात्मक अर्थात इंडक्टिव, और जर्नल टू पर्टिकुलर इज इक्वल टू डिडक्टिव यानी निगमनात्मक। इतनी चीज़ें आप सभी को समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही? चलिए, मुझे लगता है मेरी मेहनत सफल हुई होगी। और यदि आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो
फिर हम इस पर एक आध प्रश्न करके देख लेंगे। तो फिलहाल हम बात करते हैं निगमनात्मक तर्क की। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने चाहिए, वो मैं यहाँ पर उन पॉइंट्स को लिखवा देता हूँ। पहला जो पॉइंट है निगमनात्मक तर्क का, हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पर निगमनात्मक तर्क, ऐसे लिख लें, निगमनात्मक तर्क ऐसे लिख लिया आपने, निगमनात्मक तर्क। अब इसके आगे लिख लीजिए एक लाइन जो कि हमेशा किताब में, हमारी बुक्स में लिखी रहती है, जो क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट की ओर। समझ में आ रहा है? या इसको हम जर्नल टू पर्टिकुलर, पर्टिकुलर की स्पेलिंग मुझे नहीं आती है, देख लेना आप, ठीक है। तो जर्नल टू पर्टिकुलर यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना है। तो ये कैसा तर्क होगा, ये निगमनात्मक होगा। ये कैसा होगा, डिडक्टिव रीजनिंग होगी। पहला पॉइंट ये हो गया आपका, ठीक है। इसमें दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं जहां पर नियम, कानून, सिद्धांत को अप्लाई करने की बात आती है। अप्लाई करने की बात की जाए, जहां पर नियम, कानून, सिद्धांत, इनको अप्लाई करने की बात की जाए, इनकी जांच करने की बात की जाए, जांच करने की बात की जाए, जिनको परखने की बात की जाए, जिनको चेक करने की बात की जाए, तो इतनी सारी चीज़ें हम इंडक्टिव रीजनिंग में, अच्छा हाँ, डिडक्टिव रीजनिंग में लिख लेते हैं। निगमनात्मक तर्क हमने हेडिंग डाला, उसके बाद हमने लिखा सामान्य से विशिष्ट की ओर, इंग्लिश में लिख लिया हमने जर्नल टू पर्टिकुलर। उसके बाद जहाँ नियम, कानून, सिद्धांत को अप्लाई करने की बात हो, या जहाँ पर जांच करने की बात हो, पड़ताल करने की बात हो, परखने की बात हो, चेक करने की बात हो, मूल्यांकन करने की बात हो, तो इतने सारे शब्द आप वहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा और क्या चीज़ें हम वहाँ पर लिख सकते हैं, एक मिनट रुकना, सब सही चल रहा है। एक और टॉपिक यहाँ पर लिख लीजिए, एक और बिंदु लिख लीजिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल, अच्छा यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल इसका, जैसे जो एग्जाम्पल मैंने वहाँ पर लिखवाया था वो एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सभी, कोई हम दूसरा लिख लेते हैं, सभी लड़के स्मार्ट होते हैं। हमने लिखा सभी लड़के स्मार्ट होते हैं, ऑल बॉयज़ आर स्मार्ट, ठीक है, ऑल बॉयज़ आर स्मार्ट। इंग्लिश वाले भी लिख सकते हैं या इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश वाले ना जोड़ें इसका अक्षर से, क्योंकि हमारी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है। उसके बाद देखिए इसमें कहा गया सभी लड़के स्मार्ट होते हैं, अर्थात ऑल बॉयज़ आर स्मार्ट। फिर मैं, अच्छा ये प्रीमिसिस 1 है हमारा, प्रीमिसिस 2 की हम बात करते हैं। प्रीमिसिस 2 देते हैं यहाँ पर, कोई लड़के का नाम ले लेते हैं, रंजीत ले लेते हैं, रंजीत। रंजीत एक लड़का है, अच्छा ये हिल रहा है, रंजीत एक लड़का है। अब यहां पर हम निष्कर्ष की बात करेंगे, अतः रंजीत स्मार्ट है। तो ये क्या हुआ, एग्जाम्पल हो गया। समझ में आया? फिर से देखिए यहाँ पर निगमनात्मक तर्क की बात की, सामान्य से विशिष्ट की ओर, जहाँ पर नियम, कानून, सिद्धांत को अप्लाई करने की बात हो, चेक करने की बात हो, और उसको जांचने की बात हो, उसको परखने की बात हो, चेक किया जाए वहाँ पर। तो एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे सभी लड़के स्मार्ट होते हैं, ऑल बॉयज़ आर स्मार्ट। रंजीत एक लड़का है, रंजीत इज़ ए बॉय।
अतः रंजीत स्मार्ट है, रंजीत इज स्मार्ट, यानी तो सही हो गया। तो हम कहाँ पर गए हैं, सामान्य से हम एक विशिष्ट की ओर गए हैं। तो जब कभी भी सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएंगे तो वह कैसी रीजनिंग होगी, निगमनात्मक तर्क होगा। कौन सी होगी, डिडक्टिव रीजनिंग होगी। समझ में आया। अब एक पॉइंट और लिखिए, यहाँ पर एक पॉइंट और लिखवा देता हूँ मैं। पॉइंट क्या है, निगमनात्मक तर्क में यदि कथन सत्य है, एक पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पर, निगमनात्मक तर्क में, निगमनात्मक तर्क में यदि, निगमनात्मक तर्क में यदि कथन कैसा है, यदि कथन सत्य है, यदि कथन, देखिए निगमनात्मक तर्क में यदि कथन सत्य है तो निष्कर्ष 100% सत्य होगा, गारंटीड सत्य होगा। ये ध्यान रखना भाई, निगमनात्मक तर्क की यदि बात की गई है और निगमनात्मक तर्क में यदि कथन सत्य दिया गया है, निगमनात्मक तर्क में यदि कथन सत्य दिया गया है तो निष्कर्ष जो होगा गारंटीड सत्य होगा, 100% सत्य होगा। कैसे चेक करते हैं इसको चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं। सभी मनुष्य, एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, है नहीं, एग्जाम्पल से तो चेक करेंगे। ये वाली जो बात हमने की है इसको चेक करते हैं। यहाँ पर हम चेक करते हैं, देखिए सभी मनुष्य चेतन प्राणी हैं, चेतन प्राणी हैं। सभी मनुष्य कैसे हैं, चेतन प्राणी हैं। राम एक मनुष्य है, ठीक है। ये प्रीमिसिस 1 है, ये प्रीमिसिस 2 है। और अब मैं यहां पर कंक्लूजन बताता हूं, निष्कर्ष बताते हैं। निष्कर्ष लिखते हैं यहां पर, राम चेतन प्राणी है। अब देखिए यहां पर मैंने कहा सभी मनुष्य चेतन प्राणी हैं। सभी मनुष्य कैसे हैं, चेतन प्राणी हैं, उनके अंदर चेतना है। बात सही है कि नहीं है, सभी मनुष्य चेतन प्राणी हैं, जितने भी मनुष्य हैं सब में चेतनाएं हैं, सब चेतन प्राणी हैं, ठीक है। नेसेसरी बीइंग, इसको हम नेसेसरी बीइंग कह सकते हैं। ऑल पीपल आर नेसेसरी बीइंग, ऐसे कह सकते हैं, ऑल पीपल आर नेसेसरी बीइंग। अब फिर कहते हैं राम एक मनुष्य है, राम इज ए पीपल, राम एक मनुष्य है। तो निष्कर्ष क्या निकला है यहाँ पर, राम चेतन प्राणी है। बताओ सही है या गलत है, चेक किया हो, चेक कर रहे हैं ना हम इसको, तो चेक करके बताओ ये जो मैंने निष्कर्ष बताया है ये निष्कर्ष सही है या गलत है, बताओ। ये गारंटीड सत्य होगा, क्योंकि इसकी जो हम सत्यता चेक कर रहे हैं ना वो इसी में ही है, इसी प्रीमिसिस में ही है। ये प्रीमिसिस, ये जो हमने 2 प्रीमिसिस बोले ना, इन्हीं 2 प्रीमिसिस में ये जो निष्कर्ष है ये कहा गया है। ये अलग से नहीं आया है, ये इन्हीं दोनों प्रीमिसिस से निकल करके आया है, इसीलिए ये गारंटीड सत्य होता है, 100% सत्य होता है। तो इस प्रकार का भी प्रश्न आ सकता है कि निगमनात्मक तर्क में यदि कथन सत्य है तो निष्कर्ष होगा, सत्य होगा, असत्य होगा, असंभावित होगा, संभावित होगा, कुछ भी वहाँ पर दिया जा सकता है ऑप्शन। तो आप याद रखना कि जब कभी भी निगमनात्मक तर्क की बात होगी, और निगमनात्मक तर्क पहचानोगे कैसे, तो ऐसे पहचानोगे, सभी मनुष्य चेतन प्राणी हैं, सभी की बात हो रही है, तो सभी से किसकी तरफ जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर की तरफ जा रहे हैं, एक राम की तरफ जा रहे हैं। तो सभी से जब हम राम की तरफ जाएंगे तो समझ जाना है कि ये कैसा तर्क है, ये एक निगमनात्मक तर्क है, ये डिडक्टिव रीजनिंग है। और डिडक्टिव रीजनिंग का रूल है कि जब प्रीमिसिस सत्य होता है, कथन सत्य होता है, तो जो निष्कर्ष होता है वो डेफिनेटली सत्य होता है। निष्कर्ष 101% गारंटीड सत्य होता है, ठीक है। सत्य है कि नहीं है, समझ में आया। अच्छा, निगमनात्मक तर्क में यदि कथन सही है, यहां पर लिखा है हमने क्या, हाँ ठीक है, निगमनात्मक तर्क में यदि कथन सत्य है तो निष्कर्ष डेफिनेटली 100% सत्य होता है। हमने यहाँ पर चेक किया इसको, सभी मनुष्य चेतन प्राणी हैं, राम एक मनुष्य है, और मैंने निष्कर्ष निकाला राम चेतन प्राणी है। तो ये बात सही है या गलत है मुझे बताओ,
सही है ना। तो ये इस प्रकार का जो तर्क है ये वैलिड तर्क माना जाएगा, ये वैध तर्क माना जाएगा। कैसा तर्क है ये? वैध तर्क, वैलिड है। अच्छा, क्या निगमनात्मक तर्क इनवैलिड भी होता है? बिल्कुल, निगमनात्मक तर्क इनवैलिड भी होता है। कब होता है? आ जाओ यहां पर। ये वाली जो लाइन हमने बोली है, इस लाइन का यदि हम उल्टा कर देते हैं तो निगमनात्मक तर्क इनवैलिड हो जाएगा। देखते हैं कैसे। देखो, हम इस लाइन को लिखते हैं, दूसरा पॉइंट बनाते हैं, फिर इसको चेक करेंगे। ठीक है, दूसरी लाइन लिखते हैं, फिर इसको चेक करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे हमने इसको चेक किया था। हम लिखते हैं यहाँ पर यदि हम लिखते हैं यदि कथन सत्य है और यदि कथन सत्य है और निष्कर्ष असत्य है, तो ऐसा निगमनात्मक तर्क हमेशा अवैध यानी इनवैलिड होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, एकदम से इस लाइन को रट लेना। और ये रटनी नहीं है, ये तो हमने समझी है लाइन। ये वाली जो लाइन है ना, ये हमने समझी है, तो रटने का तो मतलब ही नहीं है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस बात को ध्यान रखना कि यदि कथन सत्य है और निष्कर्ष असत्य है, तो ऐसा निगमनात्मक तर्क इनवैलिड होगा, अवैध होगा। समझ में आया? चेक करें इसको चलिए चेक करते हैं। इस वाली लाइन को चेक करेंगे। चलो, इस वाली लाइन को क्या करते हैं? चेक करते हैं, एग्जाम्पल से चेक करते हैं। हम एग्जाम्पल देते हैं, सभी जानवर, नहीं, हम गलत लिख दिया यहाँ पर। हम लिखते हैं यहाँ से, हाँ, सभी कुत्ते जानवर होते हैं। ये स्टेटमेंट बताओ कैसा है? ये प्रीमिसिस 1 है। ये बताओ कथन कैसा है? सभी कुत्ते जानवर होते हैं, बात सही है कि नहीं है? बात सही है ना। प्रीमिसिस नंबर 2, हम कहते हैं सभी जानवर कुत्ते होते हैं। अच्छा, ये हमारा प्रीमिसिस नहीं है, इसको हम, एक मिनट, ये हमारा प्रीमिसिस नहीं है, इसको हम निष्कर्ष कह सकते हैं। ये हमारा कथन हुआ। ये क्या हुआ? हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं और ये हमारा कथन और ये हुआ हमारा निष्कर्ष। ये क्या हुआ? निष्कर्ष हुआ। मैंने कहा कि सभी कुत्ते जानवर होते हैं। ये कैसा स्टेटमेंट है? ये जो स्टेटमेंट है या यह जो कथन है या यह जो तर्क है, ये कैसा तर्क है? जो अभी मैंने आपको बताया, निगमनात्मक तर्क है, क्योंकि ये जर्नल से पर्टिकुलर की तरफ जा रहा है। जर्नल से जा रहा है, देखिए सभी की बात कर रहा है तो जर्नल की बात कर रहा है, तो जर्नल से पर्टिकुलर, यानी कि ये निगमनात्मक तर्क है। और इसमें जो कथन है वह सत्य दिया हुआ है, और यही बात हमने इस लाइन में लिखी है। यदि कथन सत्य है तो ये रहा कथन। अच्छा, इसको ऊपर करते हैं, ये रहा कथन। तो कथन सही है कि नहीं है? सभी कुत्ते जानवर होते हैं, बात सही है, बिल्कुल सही है, सभी कुत्ते जानवर होते हैं। अब हमने निष्कर्ष निकाला है इसका, सभी जानवर कुत्ते होते हैं, सभी जानवर कुत्ते होते हैं, जबकि ये कथन कैसा है? गलत है। ये कथन रॉन्ग है। ये कथन कैसा है? रॉन्ग है। तो मुझे बताओ, यह जो तर्क है, यह जो रीजनिंग है, वो वैलिड है या इनवैलिड है? वैलिड है या इनवैलिड है? बताओ। तो ये इनवैलिड होगी, यानी अवैध होगी। इस प्रकार की जो रीजनिंग होगी वो अवैध होगी। अर्थात इससे पता करिए, यदि कथन सत्य दिया हुआ है और उसका जो निष्कर्ष है वह असत्य है, तो ऐसा निगमनात्मक तर्क जो होगा वह हमेशा इनवैलिड होगा, हमेशा अवैध होगा। तो ये रहा उसका एग्जाम्पल। कब वैलिड होगा, कब इनवैलिड होगा, वो हम लिख लेते हैं एक बार। देखिए, हम लिखते हैं कथन 1। अच्छा, हम यहाँ पर लिखते हैं कथन, उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं निष्कर्ष, और फिर हम उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं निगमनात्मक तर्क।
निगमनात्मक तर्क, ठीक है। निगमनात्मक तर्क वैलिड होगा या इनवैलिड होगा? एक मिनट, ये जो निगमनात्मक तर्क है ये वैलिड होगा या इनवैलिड होगा, ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो कथन, निष्कर्ष और वैलिड या इनवैलिड। यदि कथन सत्य है और निष्कर्ष भी सत्य है तो ऐसा निगमनात्मक तर्क हमेशा वैलिड होगा, ठीक है। यह भी मैंने ऊपर हमने उस वाली लाइन से देखा था और उसका एग्जाम्पल भी देखा था। उसके बाद यदि कथन सही है, निष्कर्ष गलत है तो ऐसा निगमनात्मक तर्क अवैध होगा। अभी ये वाली लाइन हमने ऊपर देखी थी। उसके बाद यदि कथन गलत है, निष्कर्ष भी गलत है तो ऐसा निगमनात्मक तर्क क्या होगा? वैलिड होगा। यदि कथन गलत है और उसका निष्कर्ष सही है तो ऐसा निगमनात्मक तर्क वैलिड होगा। तो यह ध्यान रखना कि ये वाली जो कंडीशन है, केवल इसी वाली कंडीशन में जो निगमनात्मक तर्क होता है वो इनवैलिड होता है, अवैध होता है। बाकी ये वाली कंडीशन हो, ये वाली कंडीशन हो या ये वाली कंडीशन हो, सब में वैलिड होगा, वैध होगा, ठीक है। अब देखिए, हमने कहा है यदि कथन गलत है और निष्कर्ष उसका सही है तो ऐसा निगमनात्मक तर्क वैध होता है। कैसे होता है इसको देखते हैं। इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं, सभी लड़के सुंदर होते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं इसका, सभी लड़के सुंदर होते हैं। कथन गलत है। कथन कैसा है? गलत है। ये मैंने कथन दिया, ठीक है। इसको साफ करिए यहाँ से और पेन लेते हैं फिर से। एग्जाम्पल, यह है हमारा कथन, सभी लड़के सुंदर होते हैं। निष्कर्ष, निष्कर्ष, अच्छा ये कथन गलत है। हमने क्या किया है? ये कथन गलत कर दिया है, यानी सभी लड़के सुंदर होते हैं, यह कथन गलत है। अब मैं निष्कर्ष देता हूं, कुछ लड़के सुंदर होते हैं। बताओ ये कथन सही है कि नहीं है? मुझे बताओ। मैंने कहा सभी लड़के सुंदर होते हैं, ये कथन गलत है, तो कथन गलत हो गया। अब निष्कर्ष क्या है? कुछ लड़के सुंदर होते हैं। बताओ ये कथन सही है कि नहीं है? बताओ मुझे, यह कथन सही है कि नहीं है? चेक करो ना, चेक करो इसको। देखिए मैंने कहा सभी लड़के सुंदर होते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा सभी लड़के सुंदर होते हैं, कथन गलत है, अर्थात सभी लड़के सुंदर नहीं होते। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है यदि सभी लड़के सुंदर नहीं होते हैं तो कुछ लड़के तो सुंदर होते होंगे, कुछ तो होंगे जो सुंदर होंगे। तो वही बात तो यहाँ पर लिखी हुई है, यदि सभी लड़के सुंदर नहीं हैं तो कुछ लड़के तो सुंदर होंगे। ऐसा तो नहीं कि सभी लड़के सुंदर ना हो, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो कुछ लड़के तो सुंदर होंगे। देखिए ये कथन सही है कि नहीं है? कथन सही है। तो ऐसा जो निगमनात्मक तर्क होगा वो कैसा होगा? वैध होगा, वैलिड होगा। हमने ये कथन गलत किया और ये वाला कथन सही कर दिया, यानी कथन सत्य हो और उसका कथन असत्य हो और उसका निष्कर्ष सत्य हो तो ऐसा जो निगमनात्मक तर्क होता है वो वैलिड होता है, वैध होता है। अब बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मुझे बताओ। वैलिड, इनवैलिड, ये वाला चार्ट बना लेना अपना। ये वाला जो चार्ट है ना, देखिए ये वाला जो चार्ट है, इस वाले चार्ट को आप अपनी कॉपी में बना लेना, क्योंकि इस वाले चार्ट से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। ऐसा कह देते हैं निगमनात्मक तर्क में यदि कथन सत्य है और उसका निष्कर्ष भी सत्य है तो ऐसा निगमनात्मक तर्क वैध होता है या अवैध होता है। तो आपको ये याद रखना है कि इस प्रकार का जो एक चीज़ याद रखिए, बाकी सब में वैलिड होगा, इसमें इनवैलिड होगा। बस ये वाला यदि आप याद रखेंगे तो आप आसानी से उसको लगा लेंगे, ठीक है। तो यदि कथन सही दिया हुआ है और निष्कर्ष उसका गलत है तो ऐसा निगमनात्मक तर्क, ऐसा निगमनात्मक तर्क यानी निगमनात्मक पहचान लेंगे ना, चेक करना बताया निगमनात्मक तर्क को। तो ऐसा जो निगमनात्मक तर्क होगा, पहले तो आपको यही चेक करना है कि वह तर्क निगमनात्मक है या आगमनात्मक है। निगमनात्मक कैसे चेक करेंगे? जो जर्नल से पर्टिकुलर की तरफ जा रहा होगा वो निगमनात्मक होगा और जो पर्टिकुलर से जर्नल की तरफ जा रहा होगा वो कैसा होगा? वो आगमनात्मक होगा।
तो समझ में आया। तो ऐसा जो तर्क होगा जो कथन सही होगा जिसका और निष्कर्ष गलत होगा, और वह जो तर्क होगा वो आगमनात्मक तर्क नहीं होकर के निगमनात्मक तर्क होगा, तो ऐसा जो तर्क होगा वो इनवैलिड होगा। एक ही केस में इनवैलिड होता है, बाकी सब में वैलिड होता है। तो इसमें भी हमने चेक किया, इसमें भी चेक किया और इसमें भी चेक किया, तो सब में हमने चेक कर लिया। तो चलिए ये इतनी सी बात हुई। उसके बाद कोई और नई चीज़ देखते हैं। मैं आपको कुछ कंडीशंस दे रहा हूँ और उन कंडीशंस को आप जो मैंने नियम बताए हैं उनके नियमों के आधार पर आपको ये बताना है कि वह जो निगमनात्मक तर्क है वो वैध होगा या अवैध होगा। आपको चेक करके बताना है, ठीक है। तो मैं कुछ कंडीशन देता हूँ आपको। मैं कहता हूँ कथन, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कथन, और मान लेते हैं कथन एक सत्य है, और जो कथन एक सत्य है और कथन दो जो है वह भी सत्य है, और उसका जो निष्कर्ष है यहाँ पर लिख लेंगे निष्कर्ष, ठीक है। और यहाँ पर हम डिडक्टिव रीजनिंग की बात करें। डिडक्टिव रीजनिंग वैलिड होगी या इनवैलिड होगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो यदि कथन एक सत्य है, कथन दो असत्य है और उसका निष्कर्ष सत्य है, निष्कर्ष कैसा है, सत्य है, तो आपको बताना है, ये एक कंडीशन दी मैंने पहली, तो आपको बताना है कि वो वैलिड होगा या इनवैलिड होगा। मैं दूसरी कंडीशन देता हूँ, कथन यही वाली कंडीशन देते हैं, कथन एक सही है, कथन दो भी सही है और निष्कर्ष उसका गलत है, तो आपको ये बताना है कि ऐसा जो निगमनात्मक तर्क होगा वो वैध होगा या अवैध होगा। उसके बाद मैं तीसरी कंडीशन देता हूं आपको, एक मिनट, इसको साफ करते हैं यहाँ से, यहाँ पर आओ, यहाँ पर पहली और दूसरी, ये सही है और ये सही है। हम ये दूसरी दी हमने कंडीशन, ये हम तीसरी कंडीशन देते हैं। यहाँ पर कंडीशन होगी हमारी तीसरी। चलिए ये हमारी 6 कंडीशन बन जाएंगे। यहाँ पर हमने 2 लिखी, तीसरी लिखते हैं। यार ये छोटा नहीं होगा, है नहीं, मैं क्या करता हूँ इसको, चलिए बड़ा ज़्यादा कर दिया मैंने, इसको फिर से लिखते हैं, इसको। तो चलिए फिर से लिख लेंगे, पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं, ये है पेन और इसका करेंगे इस्तेमाल। चलिए मैं कंडीशन लिख लेता हूँ आपकी यहाँ पर जल्दी से। कंडीशन ए कंडीशन में लिखते हैं हम, कथन एक सत्य है और कथन दो गलत है, तो ऐसा जो निगमनात्मक तर्क होगा वह सत्य, और इसी में लगा लेते हैं असत्य, तो ये वैलिड होगा। यहाँ पर आपको बताना है वैलिड होगा या इनवैलिड होगा, ठीक है। कथन ए, अच्छा ये ए है, ये बी हो गया, ये सी लिख लेते हैं यहाँ पर। यदि कथन सत्य है, ये मैंने कथन दो गलत लिखा है यहाँ पर, कंडीशन बार बार गलत हो रही है यहाँ पर। चलिए मैं लिखता हूँ इसको फटाफट से, इसमें देखते हैं पहली कंडीशन बनाते हैं यहाँ पर, इसको लेते हैं। तो पहली कंडीशन बनाते हैं यहाँ पर, कथन एक सत्य है हमारा, कथन एक सत्य है, और फिर लेते हैं कथन दो हमारा गलत है। तो कथन एक सत्य है और जो दूसरा कथन है वह असत्य है, तो हमारा जो निष्कर्ष है, ये ए मान लेते हैं, ये भी मान लेते हैं, जो निष्कर्ष है वो सत्य होगा या असत्य होगा। नहीं, हमारा जो निष्कर्ष है वह सत्य है। इसको थोड़ा सा नीचे करिए और यहाँ पर इसको साफ करिए थोड़ा सा, थोड़ा सही लग रहा है। यहाँ पर आइए और यहाँ पर लिखते हैं कथन, यहाँ पर लिखेंगे निष्कर्ष,
और यहाँ पर लिखेंगे निगमनात्मक तर्क। ठीक है, वैलिड होगा या इनवैलिड होगा, अब सही है। ठीक है, तो अब आपको बताना है यहाँ पर वैध होगा या अवैध होगा, है नी, ये वैध होगा अवैध होगा, या ये वैध होगा या अवैध होगा। फिर उसके बाद हम तीसरी कंडीशन बना लेते हैं इसकी। कथन एक गलत है हमारा, कथन एक गलत है, कथन दो हमारा वो भी गलत है। तो ये दो कंडीशन बनती हैं यहाँ पर। तो इसमें निष्कर्ष असत्य सत्य है और जो निष्कर्ष है वो असत्य है। दोनों पर अप्लाई कर लेना इसको, असत्य। फिर ए बी सी डी, फिर ई कंडीशन बनाते हैं। कथन एक सत्य मान लेते हैं, एफ। कथन दो भी हम सत्य मान लेते हैं। तो इस कंडीशन में जो निष्कर्ष है वो सत्य होगा तो क्या होगा, और असत्य होगा तो क्या होगा। ठीक है, वैध होगा अवैध होगा, वैध होगा अवैध होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है, यहाँ पर आपको बताना है बस। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या है ये। कथन एक सत्य है नहीं, कथन एक सत्य है, कथन दो असत्य है। तो इस कंडीशन में ये हमारी कंडीशन दी हुई है, कथन एक सत्य है, कथन दो असत्य है और निष्कर्ष हमारा सत्य दिया हुआ है। तो आपको बताना है ऐसा जो निगमनात्मक तर्क है वो वैध होगा या अवैध होगा। फिर इसी को हम इस पर अप्लाई करते हैं, दूसरे वाले पर अप्लाई करेंगे। देखिए, कथन एक सत्य है, कथन दो गलत है और निष्कर्ष उसका असत्य दिया हुआ है। तो ऐसा निगमनात्मक तर्क वैध होगा या अवैध होगा, ये आपको बताना है। फिर उसके बाद सी में जाते हैं। कथन एक सत्य है, कथन दो गलत है, कथन एक गलत है, कथन दो गलत है और इन दोनों गलत कथनों का जो निष्कर्ष है वो सत्य है। तो ऐसा निगमनात्मक तर्क वैध होगा या अवैध होगा, ये आपको बताना है। फिर उसके बाद डी कंडीशन में जाते हैं। कथन एक गलत है, कथन दो गलत है और उसका निष्कर्ष असत्य है। तो ऐसा निगमनात्मक तर्क वैध होगा या अवैध होगा, ये आपको बताना है। इसके अलावा कथन एक सत्य है नहीं, और ई कंडीशन में गए। उसके बाद कथन दो भी सत्य है, कथन एक भी सत्य है, कथन दो भी सत्य है और जो इसका निष्कर्ष है वह सत्य है। तो ये आपको बताना है इस प्रकार का जो निगमनात्मक तर्क है वह वैध होगा या अवैध होगा। इसके अलावा हम ई एफ कंडीशन में जाते हैं। कथन एक सत्य है, कथन दो भी सत्य है, लेकिन इसका निष्कर्ष असत्य है। तो इस प्रकार का निगमनात्मक तर्क वैध होगा या अवैध होगा, ये आपको बताना है। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप अपनी कॉपी में कर करके लाना। अच्छा, कल ना हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे और एग्जाम्पल्स के अलावा इस पर निगमनात्मक रीजनिंग पर आए हुए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, पूर्व के प्रश्न पत्र हैं, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिससे यह वाला जो विषय है हमारा और दृढ़ हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के उतार सकते हैं। ये जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये क्या हो गया भाई, एक मिनट। अच्छा, मक्षिका आ करके बैठ गई है कैमरे पर, तो ये आप उतार सकते हैं क्लास में। यदि आपको लगा हो कि कक्षा जो है वो अच्छी है, महत्वपूर्ण है, विद्यार्थियों को इस कक्षा का लाभ होगा, तो आप अपने मित्रों तक इस कक्षा को शेयर कर दें। ठीक है, इसके बाद हम इससे अगली जो कक्षा होगी उसमें हम निगमनात्मक तर्क के जो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं, पूर्व के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे और ये वाला जो चार्ट हमने आपको दिया है इसको बताएंगे। ठीक है, ये पूरा जो हमने बताया है, यदि आप इसको सही करके लाते हैं तो समझ लेना आपको जो निगमनात्मक तर्क है एकदम से समझ में आ गया है। और यदि आप इसमें गलती करते हैं, है नहीं, यदि आप इसमें गलती करते हैं तो समझ लेना निगमनात्मक तर्क अभी आपका थोड़ा सा कच्चा है। ठीक है, तो जो थोड़ा बहुत बच गया होगा उसको कल पका देंगे। आज के लिए बस इतना ही।